प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव समूहों में क्या अंतर है। जैसा कि कुछ विद्यार्थी लगातार कह रहे थे कि सर हमें पहले आप अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव समूह में अंतर के ऊपर वीडियो अपलोड कीजिएगा। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इन दोनों देशों में दबाव समूह में क्या अंतर है इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आपको हो सके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उनका कर्तव्य है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से उन्हें अवगत कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव समूह में क्या अंतर है। प्रेशर ग्रुप। भाई एक विद्वान हैं रॉबर्ट सी बॉन, क्या बोल रहा हूँ मैं, रॉबर्ट सी बॉन, इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तव में दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था की संरचना किस प्रकार की है, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की है, इसी से दबाव समूहों की प्रकृति निर्धारित होती है। अर्थात वास्तविक रूप में दबाव समूह किस रूप में कार्य करेंगे, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या ये उदासीन रहेंगे, ये सब कुछ निर्धारित करता है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना। नंबर एक बात। दूसरी बात कि पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों का हम अलग अलग रूप में अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए रॉबर्ट सी बॉन ने दबाव समूहों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार की भूमिकाएं निभाई जाती हैं, इस आधार पर सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर एक, आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिनमें कि अमेरिका और ब्रिटेन आता है। आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह। तो पहली व्यवस्थाएं कौन सी होगी, राजनीतिक व्यवस्थाएं, आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाएं। इनमें दबाव समूहों की गतिविधियां अलग प्रकार की होती हैं। दूसरा है संगठित, ही नहीं बोल रहा हूं, संगठित महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। तीसरा है खंडमयी महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं। और पांचवा है विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं। इन पांचों में भाई दबाव समूहों की भूमिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं। अब चूंकि विद्यार्थियों ने जब लगातार ये बात कही कि सर आप पहले तो अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव समूह में अंतर पर चर्चा कीजिएगा, तो हमें विवश होकर इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। अन्यथा मैं दबाव समूह को पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनमें केवल सामान्य जानकारी दी थी। इसके बाद में मैं पूरी दुनिया में सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की क्या रोल है, क्या भूमिकाएं, इन पर प्रत्येक प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रत्येक मीन्स 5 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं दुनिया में दबाव समूह के आधार पर जब देखा जाता है कि दबाव समूह की क्या भूमिकाएं हैं, तो रॉबर्ट सी बॉन ने 5 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं बता दी, जैसा मैंने नाम बता दिया आपको। तो इस आधार पर मैं क्रमबद्ध रूप में इनके ऊपर 5 वीडियो अपलोड करता, परंतु अब विद्यार्थी विशेष आग्रह कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव समूह में क्या अंतर है ये बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, जिन्हें कि आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। नोट कीजिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनको दबाव समूह की भूमिका के आधार पर जब नाम दिया जाता है तो क्या नाम दिया जाता है, आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाएं। आंग्ल अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन आएंगे, अमेरिका और ब्रिटेन आएंगे। यस, अब देखो अमेरिका में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति संरचना है वो कैसी है, अध्यक्षात्मक है,
यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल पृथक हैं। क्या बोल रहा हूँ, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल पृथक हैं। अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अमेरिका में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। दोनों का कार्यकाल निश्चित है। अर्थात अमेरिका में जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसी है, अध्यक्षात्मक है। ब्रिटेन में कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम, संस्थात्मक शासन प्रणाली है। इसका मतलब वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मतलब अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली। तो डेफिनेटली दबाव समूह की भूमिका में भी अंतर मिलेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति अलग अलग है तो दबाव समूह की जो भूमिका है वो भी आपको जो है अलग अलग देखने में मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते मैं आपको ये अंतर समझाऊंगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वैसे मैं दबाव समूह की जो भूमिका है इसके आधार पर रॉबर्ट सी बोन ने जो 5 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई है ना, इन 5 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा। 5 वीडियो अपलोड करूँगा प्रत्येक के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान दें, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है जिससे कि आप इन अंतरों को ठीक से समझ जाएं कि भाई अमेरिका में दबाव समूह की क्या भूमिका है और ब्रिटेन में क्या भूमिका है। तो ये अमेरिका हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। यहाँ मैंने लिखा है दबाव समूह, इधर मैंने लिखा पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम। इधर दबाव समूह, राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम। अंग्रेजी में कहीं पॉलिटिकल सिस्टम, हिंदी में राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ मैंने ब्रिटेन, मतलब 2 देशों की तुलना कर रहे हैं ना जिनको क्या अपन क्या कहेंगे, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाएं। इनको नाम दिया जाता है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाएं। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में 2 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं आती हैं, अमेरिका और ब्रिटेन की, ठीक है। तो ये ब्रिटेन हो गया 2 नंबर पर, ब्रिटेन और अमेरिका। अब इनमें दबाव समूह की जो भूमिका है भाई, इसमें क्या अंतर है इस बात को समझना है बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो आप इधर आइए, पहले ये डायग्राम समझाता हूँ, इसके बाद ये बिंदु फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखो मैंने यहाँ दिखाया है ये दबाव समूह है, यहाँ मैंने लिखा है व्यापक निवेश और ये प्रवेश। इधर भी मैंने लिखा है निवेश कम, ये प्रवेश नहीं। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दबाव समूह है वो दबाव समूह ही स्पष्ट रूप से व्यापक रूप में स्पष्टीकरण के साथ राजनीतिक व्यवस्था के सामने निवेश प्रस्तुत करते हैं। निवेश क्या होता है, जैसे आपने डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने समझाया ना, इनपुट आउटपुट, इनपुट निवेश है, आउटपुट मतलब जो है निर्गत, निवेश निर्गत, या इनको मतलब जो है आगत और निर्गत भी कह सकते हैं, निवेश निकास भी कह सकते हैं। यहाँ निवेश कह रहे हैं तो निकास कह देंगे, मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे इनपुट आउटपुट। आमंड और पावेल का भी मॉडल मैंने समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। और डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल भी मैंने समझा दिया है। तो निवेश का मतलब है कि जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो मांगे रखी जाती हैं उसे निवेश कहते हैं। डेविड स्टर्न ने निवेश 2 प्रकार की बताए, मांग और समर्थन। तो वास्तव में यहाँ अर्थात अमेरिका में दबाव समूहों के द्वारा विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था के सामने अपनी मांगें स्पष्ट रूप में रखी जाती हैं, स्पष्ट रूप में रखी जाती हैं। इसलिए अमेरिका में दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था के सामने व्यापक रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं। निवेश मतलब मांगे, दबाव समूह जो चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप में राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारी मांगे स्पष्ट रूप में। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दबाव समूह होते हैं वो वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप में प्रवेश पाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, स्पष्ट रूप में प्रवेश पाते हैं। जबकि ब्रिटेन में
दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था के सामने निवेश बहुत कम प्रस्तुत करते हैं, इसलिए मैंने कटी रेखा से लिखा है और लिखा है यहाँ निवेश कम, बहुत कम रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। राजनीतिक दलों का जो अनुशासन है ब्रिटेन वो भी कठोर होता है, इसलिए ब्रिटेन में राजनीतिक व्यवस्था के सामने दबाव समूह तो निवेश मतलब मांगे बहुत कम रूप में प्रस्तुत करते हैं। जबकि मैंने यहाँ लिखा पॉलिटिकल पार्टी इनपुट, अर्थात ब्रिटेन में राजनीतिक दल वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के सामने मांग रखते हैं, निवेश इनपुट प्रस्तुत करते हैं, निवेश प्रस्तुत करते हैं, मांगे रखते हैं कि हमारी ये मांगे हैं। दबाव समूहों का रोल बहुत कम होता है। क्या कह रहा हूँ? दबाव समूह का रोल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में दबाव समूह तो राजनीतिक दलों को ही चंदा दे देते हैं और यहाँ राजनीतिक दल उनकी बात को मान लेते हैं। तो यहाँ दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी बात मना लेते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं उनका अनुशासन बिल्कुल शिथिल होता है, कठोर अनुशासन नहीं होता है और यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है। ऐसी स्थिति में वास्तव में दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था में बहुत खुल्लम खुल्ला रूप में प्रवेश पा लेते हैं। तो इस आधार पर आप इन दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह की भूमिका को आसानी से समझ सकते हैं। बस ये मूल बात आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के द्वारा जो है निवेश प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में व्यापक रूप में दबाव समूहों के द्वारा सीधा ही राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या करें? यहाँ दबाव समूह सीधा, देखो इधर देखिएगा, ये यहाँ मैंने जो देखा है रेखा के माध्यम से कि दबाव समूह व्यापक रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, और यहाँ दबाव समूह वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में सीधा प्रवेश पा रहे हैं। जबकि यहाँ दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं पा रहे हैं और यहाँ जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था के सामने निवेश प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दबाव समूह वास्तव में राजनीतिक दलों से ही दबाव डाल करके अपनी बात मनवा लेते हैं, इनको चंदा देते हैं ये। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी कोई बात नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दबाव समूह जो है चंदा तो देते हैं, वित्तीय सहायता तो करते हैं, लेकिन इतने खुल्लम खुल्ले रूप में नहीं कर सकते हैं जितना कि ब्रिटेन में करते हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से देखा जाता है, इनको एक प्रकार से कलंक समझा जाता है अमेरिका के अंतर्गत। अब चलिए इसके आधार पर ये मैंने 6 बिंदु आपके लिए तैयार किए हैं। इन 6 बिंदुओं से आप संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में दबाव समूह की जो प्रक्रिया है, भूमिका है राजनीतिक व्यवस्था में, इसके अंतर को आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 1 स्पष्ट रूप में लिखा है मैंने, अमेरिका में दबाव समूह हमेशा ही कलंक या लांछन युक्त रहे हैं, जबकि ब्रिटेन में शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अर्थात वास्तव में ब्रिटेन के अंतर्गत दबाव समूह को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, बल्कि ब्रिटेन में तो स्वयं सरकार के द्वारा दबाव समूह को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि अमेरिका में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से देखा जाता है, इनको कलंक या लांछन युक्त माना जाता है। इसलिए यहाँ खुले रूप में दबाव समूह राजनीतिक दलों को या संसद को, मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस को वित्तीय सहायता खुले रूप में नहीं दे सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में खुले रूप में देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता है दबाव समूह को, जबकि अमेरिका में शंका की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप शॉर्ट में बिंदु बनाए तो कैसे बनाएंगे? दृष्टिकोण संबंधी अंतर कि वास्तव में दबाव समूह को किस दृष्टि से देखा जाता है। तो अमेरिका में शंका की दृष्टि से देखा जाता है, ब्रिटेन में शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरा अंतर है राजनीतिक रिक्तता भरने के अवसर के आधार पर अंतर। वास्तविक रूप में जब राजनीतिक रिक्तता भरने की बात आती है तो इसका मतलब यहाँ ये है कि प्रवेश पाने संबंधी कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश किस रूप में पाते हैं, तो ब्रिटेन के अंतर्गत दबाव समूह वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं पाते हैं इतना। क्यों? क्योंकि ये तो राजनीतिक दलों से अपनी बात मनवा लेते हैं, राजनीतिक दलों को चंदा देते थे, वित्तीय सहायता दे देते हैं। तो इनकी मांगों को जहाँ तक है कोशिश यही होती है कि राजनीतिक दल ही जो है व्यवस्थापिका में बात प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई जनता या विभिन्न प्रकार के दबाव समूह की ये मांगे हैं और इनको स्वीकार किया जाना चाहिए। जबकि अमेरिका के अंतर्गत स्वयं दबाव समूह सीधा ही जो है राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश पा लेते हैं, इसलिए यहाँ राजनीतिक रिक्तता भरने का
कार्य दबाव समूह करते हैं, जबकि यहाँ राजनीतिक रिक्तता भरने का कार्य दबाव समूह नहीं करते हैं। तो ये अंतर संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कारण है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण ऐसा है और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण ऐसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दबाव समूह का कठोर अनुशासन होता है, जबकि यहाँ पर राजनीतिक दलों का जो है कठोर अनुशासन होता है, जबकि अमेरिका में राजनीतिक दलों का अनुशासन इतना कठोर नहीं होता है। किसका? राजनीतिक दलों का। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है रूपांतरण के लिए मांगों के निवेश प्रस्तुत करने संबंधी अंतर। वास्तविक रूप में भाई दबाव समूह का लक्ष्य क्या होता है? अपने हितों की पूर्ति करना। हितों के आधार पर तो समूह गठित होते हैं। व्यापारियों का समूह अपनी बात मनवाएगा, विद्यार्थियों का समूह अपनी बात मनवाएगा, उद्योगपतियों का समूह अपनी बात मनवाएगा। वो वास्तव में जब ये विभिन्न प्रकार के हित हैं, ये हित समूह ही जब राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा लेते हैं या बात मनवाते हैं, तो ये हित समूह ही दबाव समूह बन जाते हैं। तो भाई वास्तव में रूपांतरण के लिए मांगों के निवेश प्रस्तुत करने संबंधी अंतर कि जो ये मांगे रखी जाती है, रूपांतरण मतलब जो ये मांगे हैं इन मांगों को स्वीकार किया जाए हैं और इनको कानून का रूप दिया जाए, मतलब ये निवेश ही जो है निर्गत बन जाएं, मतलब इनपुट आउटपुट बन जाएं, या जनता की या दबाव समूह की जो मांगे हैं वो मांगे कानून का रूप धारण कर लें। तो इन मांगों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो प्रस्तुत करने के तरीके में अंतर है। कैसे अंतर है? ध्यान दें। रूपांतरण के लिए मांगों के निवेश प्रस्तुत करने संबंधी अंतर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तो क्या है, जो निवेश प्रस्तुत किए जाते हैं वो वास्तव में दबाव समूह के द्वारा व्यापक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब दबाव समूह स्वयं सीधा ही राजनीतिक व्यवस्था के सामने अपने मांगे प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दलों का कठोर अनुशासन नहीं होता है, यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ शक्तियाँ विभाजित की गई हैं, इसलिए यहाँ दबाव समूहों को अवसर मिल जाता है कि वे अपनी मांगों को राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रस्तुत करें। जबकि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों का अनुशासन कठोर होता है। यहाँ वास्तव में एकात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस कारण ब्रिटेन में दबाव समूह वास्तव में निवेश करते तो हैं लेकिन बहुत कम सीमित रूप में निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह निवेश करने का काम या राजनीतिक व्यवस्था के सामने मांगे रखने का काम, मांगों को प्रस्तुत करने का काम ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। नोट कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल इनपुट। मतलब ब्रिटेन में वास्तविक रूप में जो निवेश हैं, जो इनपुट हैं, इनपुट मतलब जो मांग हैं, क्या चाहिए इनको दबाव समूह को, तो जिसका जो हित होगा वो हित पूरा कराना चाहेगा। तो वास्तविक रूप में ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के द्वारा ही स्पष्ट रूप में मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। दबाव समूह प्रस्तुत करते तो हैं मांगे राजनीतिक व्यवस्था के सामने, बहुत कम सीमित रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं, जबकि अमेरिका में व्यापक रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं दबाव समूह। अंतर बन गया। चलो चौथा है अमेरिका में दबाव समूह और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनती है। मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता संबंधी अंतर, ये बिंदु बना सकते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता संबंधी अंतर बिंदु बनाइए। राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता संबंधी अंतर मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में वास्तविक रूप में दबाव समूह सहभागी किसके माध्यम से होते हैं? किसके माध्यम से? तो अमेरिका में दबाव समूह और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनती है। ध्यान दीजिएगा, जनता राजनीतिक प्रक्रिया में जो सहभागी बन रही है, जनता राजनीतिक प्रक्रिया में जो सहभागी बनती है वह वास्तव में अमेरिका में तो दबाव समूह के माध्यम से बनती है और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के माध्यम से। फिर से बोल रहा हूँ, वास्तव में यहाँ सहभागिता संबंधी जब अंतर निकलता है तो इसमें यह बात स्पष्ट होगी कि जनता राजनीतिक प्रक्रिया में जो भाग लेती है वह भाग किन के माध्यम से लेती है। इसमें दोनों तरफ से अंतर बन रहा है। मैंने जो पहले वाली बात बताई वो भी अंतर बन रहा है, लेकिन मूलतः जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी कैसे बनती है? तो अमेरिका में तो दबाव समूह के माध्यम से जनता
राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनती है, जबकि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनती है। इधर भी ये बात स्पष्ट है। आप स्वयं देखिएगा, स्वयं दबाव समूह भी निवेश कम रख रहे हैं, राजनीतिक दल ही निवेश प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में आप देखिएगा दबाव समूह व्यापक रूप में निवेश प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक दलों का अनुशासन जो है कठोर नहीं होता है और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का अनुशासन कठोर होता है। ऐसी स्थिति में दबाव समूह राजनीतिक दलों से कह करके अपनी बात मनवा लेते हैं और ये दबाव समूह बहुत कम रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं या व्यापक रूप में निवेश प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अमेरिका में दबाव समूह के माध्यम से और ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनती है। पाँचवा है, अमेरिका में दबाव समूह राजनीति को उग्र, व्यापक तथा महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह राजनीति को उग्र, व्यापक तथा महत्वपूर्ण बना देते। क्यों बना देते? क्योंकि भाई वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ऐसी स्थिति में वास्तव में हम ये कहेंगे कि वहाँ साथ ही राजनीतिक दलों का जो अनुशासन है वो भी शिथिल होता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल शिथिल जब होते हैं तो अमेरिका में दबाव समूह राजनीति को उग्र, व्यापक और महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यापक रूप में निवेश करते हैं, मांगे रखते हैं राजनीतिक व्यवस्था के सामने, इसलिए व्यापक बना देते हैं। और जबकि ब्रिटेन में दबाव समूह संयमित रहते हैं। क्या? जबकि ब्रिटेन में दबाव समूह संयमित रहते हैं, मतलब ये वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सामने इतने निवेश प्रस्तुत नहीं करते हैं। ये और इधर भी देखिए, मैंने लिखा प्रवेश नहीं, ये इतना इसमें प्रवेश में नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि दबाव समूह तो राजनीतिक दलों को चंदा दे देते, वित्तीय सहायता दे देते, इनसे अपनी बात मनवा लेते हैं और ये जा करके जो है इनके आधार पर इनकी मांगों के हिसाब से विधेयक प्रस्तुत कर देते व्यवस्थापिका के अंतर्गत राजनीतिक दल ब्रिटेन में। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो ब्रिटेन में दबाव समूह संयमित रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं। और वैसे भी अमेरिका में दबाव समूह को हमेशा शंका की दृष्टि देखा जाता है, लांछन युक्त माना जाता है, इसलिए खुले में तो ये राजनीतिक दलों को सहायता दे ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह स्वयं ही अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, जबकि ब्रिटेन में वास्तव में दबाव समूह संयम में रहते हैं। छठा अंतिम, ब्रिटेन में दबाव समूह की ब्रिटेन में दबाव समूह के प्रतिनिधियों, ध्यान दें, ब्रिटेन में दबाव समूह के प्रतिनिधियों, दबाव समूह के प्रतिनिधि जो होते हैं, प्रतिनिधियों, ब्रिटेन में दबाव समूह के प्रतिनिधियों तथा प्रशासकीय अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। फिर से देखें, ब्रिटेन में दबाव समूह के प्रतिनिधि और यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसके अंतर्गत जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं, ध्यान दें, अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब यहाँ दबाव समूह के प्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच में वास्तविक रूप में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि ब्रिटेन में दबाव समूह को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, बल्कि इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इनमें सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जबकि अमेरिका में शंका की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह के, ये इधर देखिएगा, दबाव समूह के प्रतिनिधि और इधर राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, प्रशासकीय, नोट कीजिएगा, प्रशासकीय अधिकारी, तो वास्तव में इनमें ध्यान दीजिएगा, इनमें जो संबंध होते हैं इनको वास्तव में शंका की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए इनमें सहयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह के प्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में दबाव समूह को हमेशा ही शंका की दृष्टि से देखा जाता है और इन्हें कलंक या लांछन युक्त माना जाता है। इसलिए ब्रिटेन में दबाव समूह की प्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और अमेरिका में इन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए दबाव समूह के प्रतिनिधियों और प्रशासकीय अधिकारी के बीच सहयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हो गई कि अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव समूह में क्या अंतर है, जिन्हें कि
अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। फिर से कह रहा हूँ, रॉबर्ट सी बोन ने दबाव समूह की भूमिका के आधार पर दुनिया की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें से पहली है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसकी चर्चा मैंने आज की है। दूसरा है संगठित महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। तीसरा है खंडमयी महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं जैसे कि चीन। और पांचवा है विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसमें कि भारत भी आता है। समझ रहे हैं? तो इन 5 ग्रुप पर मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप दबाव समूह की जो भूमिकाएं हैं उनको आसानी से समझ सकें कि दबाव समूह वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्थाओं को किस रूप में प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ आज आप एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूहों की भूमिका में क्या अंतर है, इसको आप स्पष्ट रूप में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।